हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। यूपीपीएससी ए 2020 का जो एग्जाम 13 दिसंबर को हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को डाउट थे और कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट ने मुझे भेजे हैं उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पेपर 1 के। सो इस वीडियो में मैं जो कि पार्ट 3 है इस सीरीज का, उसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चंस, डाउटफुल क्वेश्चंस हैं जिनकी आंसर कीज में कुछ एनोमलीज रह गई हैं इंस्टीट्यूशंस की, उनको यहाँ पर रेफरेंसेस के साथ डिस्कस करूंगा सो दैट आपको अगर इस फर्दर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपसे गलत ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो में, दैट इज पार्ट ऑफ ब्रिक। ब्रिक का वो पार्ट विच हैज हाफ हेडर फेस एंड हाफ स्ट्रेचर फेस, मीन्स आधा जो हेडर फेस है और हमारा हाफ स्ट्रेचर फेस, वो ब्रिक के पार्ट को हम क्या कहते हैं? किंग क्लोजर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट था, तो मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस दिया हुआ है कि बीसी पूनमिया की बुक में ये दिया हुआ है कि जो हमारा किंग क्लोजर ब्रिक होगा, लेंथ वाइज उसको हाफ कट करेंगे और विड्थ वाइज अगर हम हाफ कट करेंगे और वो ट्राइंगुलर पोर्शन हम निकाल देंगे तो जो ब्रिक बनेगा वो हमारा किंग क्लोजर कहलाएगा। यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कि इट इज अ पोर्शन ऑफ ब्रिक विच इज सो कट, इस तरह काटा जाए कि एक एंड में जो विड्थ है, यानी ये पोर्शन जो ट्राइंगुलर पोर्शन है, लेंथ का हाफ किया, विड्थ का हाफ किया और जो ट्राइंगुलर पोर्शन बना वो आपने निकाल लिया। तो it is thus obtained by cutting the triangular piece between the center of one end and the center of other and lay side. It has a half header and half stretcher face. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जब हम स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, जो लोड्स हमारे सेकेंडरी इफेक्ट्स में जनरेट हो रहे हैं उसमें हमारे कौन कौन से लोड्स आते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हमारा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से जो हमारा थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है वो हमारी आएंगी सेकेंडरी इफेक्ट्स में। डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से जो हमारी स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी स्ट्रक्चर में, उन्हें सेकेंडरी इफेक्ट्स के अंडर रखा जाएगा। और इसेंट्रिक कनेक्शन की वजह से जो हमारी सेकेंडरी स्ट्रेसेस आ रही हैं स्ट्रक्चर में, वो हमारी सेकेंडरी इफेक्ट्स में आएंगी। जो एक्सीडेंटल लोड्स हैं ये अलग हेड में ट्रीट की जाती हैं। रेफरेंस के लिए मैंने डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो एसके दुग्गल की बुक है, वहां का एक बुक का पेज आपको दिखाया हुआ है, जहां पर आप देखेंगे कि एक्सीडेंटल लोड्स आर ट्रीटेड एज सेपरेट लोड्स। जो कि हमारा अगर किसी भी स्ट्रक्चर के बगल में कोई ब्लास्टिंग हो रही है, ब्लास्ट हो रहा है, माइनिंग, आप कुछ एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो वो जो लोड्स आएंगे स्ट्रक्चर पे वो हमारे एक्सीडेंटल लोड्स होंगे जो अलग हेड में ट्रीट की जाते हैं। बट जो सेकेंडरी इफेक्ट्स की वजह से जो हमारे स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही है स्ट्रक्चर में, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम temperature changes, differential settlement of structure as a whole or of its component, eccentric connections, rigidity of joint, जो हम assume करते हैं कि हमारा जो joint है वो rigid है, but actual में perfectly rigid ना होने की वजह से हमारी secondary stresses आ जाती हैं structure में। तो ये सारे जो effects हैं वो हमारे secondary effects में आते हैं। accidental loads are treated separately in design। तो हमारा 1 to 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें न्यूमेरिकल पूछा गया है कि एक 450 mm की पाइल है जिसका डायमीटर दिया है 450 mm और लेंथ दी है 15 मीटर और सॉफ्ट क्ले में हम उसको ड्राइव कर रहे हैं। अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ जो है वो वेरी कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है, सच दैट किसी भी जेड डेप्थ पर हमारा सिग्मा जो जेड होगा उसके टर्म्स में ये वेरी कर रही है 0.22 टाइम्स एट एनी डेप्थ है। तो अगर हम किसी भी डेप्थ पर अज्यूम कर लें कि लेंथ ऑफ द कॉइल एल है, तो हमारी जो डेप्थ एल पे हमारी जो अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ होगी वो हमारी 0.22 गामा डैश एल होगी, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ग्राउंड वाटर सरफेस पे तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट आएगा, ठीक है। और हमें अलाउबल यूनिट वेट निकालना है यूजिंग टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, जब सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया है सॉइल का और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है। तो ये एक स्टैंडर्ड बुक है मुनीराम बुद्धू की, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और अगर इसका आप आंसर देखेंगे तो हमारा फ्रिक्शन कैपेसिटी और जो हमारी एंड बियरिंग है, फ्रिक्शन कैपेसिटी हमारी 184 किलो न्यूटन आई है और हमारी जो एंड बियरिंग कैपेसिटी है वो 23 किलो न्यूटन आई है। तो अगर टोटल ऐड करेंगे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे तो विल गेट 104 किलो न्यूटन। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कुछ अलग अलग आंसर्स दिए हुए हैं, बट यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा नियर टू 104, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट यूजफुल जियोसिंथेटिक की फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी जियोसिंथेटिक मटेरियल जो आप यूज करते हैं उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस जज करने के लिए,
तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस के तौर पे संजय कुमार शुक्ला की फंडामेंटल्स ऑफ जियोसिंथेटिक इंजीनियरिंग की बुक है, जिसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी ऑलरेडी दिया हुआ है और उसकी आंसर की में मास पर यूनिट एरिया भी दिया हुआ है। और उसी बुक में यहाँ पर आप अगर देखेंगे मास पर यूनिट एरिया की डिफाइन किया है, जहाँ पर एक क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है कि जो मास पर यूनिट एरिया है जियोसिंथेटिक का, वो हमारा गुड इंडिकेटर है कॉस्ट और सेवरल अदर प्रॉपर्टीज सच एज टेंसाइल स्ट्रेंथ, टियर स्ट्रेंथ एंड पंचर स्ट्रेंथ विच आर डिफाइंड इन सेक्शन 2.3, जो इस बुक का सेक्शन 2.3 है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमारी इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस को जज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी यूज्ड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डिलीवर्ड जियोसिंथेटिक्स टू डिटरमाइन द स्पेसिमेन कन्फर्मेंस। तो इस तरह हमारी कुछ डेंसिटी आती है 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट्स हैं लिखी हुई हैं, जिसके बेसिस पर आप जज कर सकते हो उसकी इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मास पर यूनिट एरिया। स्टिफनेस से इसको कोरिलेट मत करिए। ठीक है, जो यूजफुल मोस्ट यूजफुल बोल रहा है, स्पेसिफिकली बोल दिया कि मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी कौन सी है, वो हमारी मास पर यूनिट एरिया है, जिससे आप जो फील्ड में जब आप सप्लाई होकर आती है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ये आप उसकी मास पर यूनिट एरिया से जज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी। अगर इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो जो हमारा ब्रिक का कलर है वो रेड से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिल्डिंग मटेरियल की एसके दुग्गल बुक में आप अगर देखेंगे तो लाइम जहां पर हार्मफुल सब्सटेंसेस की बात करता है, तो लाइम अगर एक्सेस में डालेंगे तो इट विल एक्ट एज अ हार्मफुल सब्सटेंस। तो व्हेन अ डिजायरेबल अमाउंट ऑफ लाइम इज प्रेजेंट इन क्ले इट रिजल्ट्स इन गुड ब्रिक्स। ठीक है, बट इफ इन एक्सेस, अगर हम एक्सेस में डालेंगे तो हमारा ब्रिक का जो कलर है इट चेंजेस द कलर ऑफ द ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो। और अगर लम्स में हमारा प्रेजेंट होगा तो करेगा क्या, वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, स्वेल करेगा और इट विल कॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लाइमस्टोन जो है वो बेस्ट सोर्स है लाइम का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो लाइम होगा कि एक्सेस में प्रेजेंट होने की वजह से जब आप ब्रिक को बर्न करोगे तो हमारा ब्रिक का कलर चेंज होगा रेड से येलो। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोजोलोनिक मटेरियल की जो बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं उसमें कौन सी दो सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज हैं जो पोजोलोनिक मटेरियल में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने बिल्डिंग मटेरियल के एसके दुग्गल के पोजोलोना वाला जो चैप्टर है वहाँ का रेफरेंस लिया है, जिसमें इन जनरल लिखा हुआ है कि जो सिलिका, बिकॉज सिलिका हमारे सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स होते हैं बेसिकली पोजोलोनिक मटेरियल, तो जो सिलिकाज अमॉर्फस फॉर्म के हैं वो हमारे लाइम के साथ रिएक्ट कर लेते हैं रेडली देन दोज ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म के हमारे सिलिकाज हैं वो रिएक्ट नहीं करते, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिलिकाज ऑफ एमॉर्फस फॉर्म। एमॉर्फस फॉर्म मीन्स दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश क्या है, एक्टिव पोजोलोना जिसमें हमारे एमॉर्फस फॉर्म में सिलिका प्रेजेंट होगा और जिसमें नॉन एमॉर्फस यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा वो नॉन एक्टिव पोजोलोना हो जाएगा। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो पोजोलोनिक मटेरियल है वो हमारा एमॉर्फस फॉर्म का हो। अब अगर सिलिका फ्यूम देखते हैं, ये हमारा पोजोलोनिक मटेरियल है, इसको माइक्रो सिलिका भी कहते हैं। ये लाइट से डार्क ग्रे सीमेंटिशियस मटेरियल होता है जिसमें 80% अल्ट्राफाइन, अल्ट्राफाइन्स मीन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे सिलिका के, एंड दीज आर एमॉर्फस यानी विदाउट एनी डेफिनेट शेप। दे एमॉर्फस, दे हैव नॉन क्रिस्टलाइन ग्लासी। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि हमारा नॉन क्रिस्टलाइन होगा तो हमारा जो पोजोलोना की एक्टिव प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी डोमिनेटिंग होंगी। तो हमारा एमॉर्फस, माइक्रोस्कोपिक एंड नॉन क्रिस्टलाइन स्फेरिकल सिलिकॉन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स हमारे होते हैं, जो कि हम हमारे किसी भी पोजोलोनिक मटेरियल, अगर आप रेड राइस हस्क देखेंगे या फ्लाई ऐश देखेंगे, उसमें ये प्रॉपर्टीज हमारी होनी चाहिए एक्टिव पोजोलोनिक मटेरियल के लिए। तो हमारा जो माइक्रोस्कोपिक एंड एमॉर्फस सिलिका है ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट और बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि जो हमारी स्टेयर केस होगी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में उसकी जो मिनिमम विड्थ है ट्रेड की, जब हम नोजिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वीडियो ऑन मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स। सो मैं यहाँ पर रेफरेंस की बात कर लेता हूँ। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बी ऑप्शन भी दिया है, सी भी दिया है, डी भी दिया है। सो आप ऑथेंटिक सोल्यूशन ये है कि नेशनल बिल्डिंग ऑफ कोड ने कुछ बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, जिसमें सेक्शन 12.18 जो NBC 2005 वर्जन है उसके पेज 34 पे जाएंगे अगर, तो बेसिकली NBC को रेफर किया है SP7 ने, इंडियन स्टैंडर्ड का SP7 कोड है, उसके क्लॉज 12.8 में जाएंगे जहां पर स्टेयर की बेस्ड ऑन NBC नेशनल बिल्डिंग कोड के बेसिस पर जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं
उसमें मिनिमम क्लियर विड्थ, मिनिमम ट्रेड विड्थ और जो राइजर्स हैं स्टेयर केसेस में उनकी हमारी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। तो मिनिमम विड्थ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल होटल बिल्डिंग्स, एजुकेशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स एंड ऑल अदर बिल्डिंग्स की अलग अलग मिनिमम विड्थ दी हुई है स्टेयर केसेस में। और उसके बाद अगर देखेंगे आप मिनिमम ट्रेड विड्थ, यहाँ पर क्लियरली 12.18.1.2 में मेंशन्ड है कि जो हमारी मिनिमम विड्थ होगी ट्रेड की जब हम नोजिंग स्टेयर केस में नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए 250 mm होगी। और अगर हमारी बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल नहीं है यानी एजुकेशनल बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है या कोई और अदर बिल्डिंग है, थिएटर, सिनेमाज या असेंबली बिल्डिंग्स हैं, तो वहां पर जो मिनिमम विड्थ है वो 300 mm है। ठीक है, और मैक्सिमम राइजर जो हाइट है वो 190 mm होती है। यहाँ पे ध्यान रखिए ऑप्शन में 190 भी दिया, तो 190 क्या है, हमारी राइजर की हाइट है। मैक्सिमम हाइट जो आप रखना है आपको 190 mm रखना है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, और अदर बिल्डिंग्स के लिए आप उसे 150 mm मैक्सिमम हाइट रख सकते हैं। और जो नंबर ऑफ राइजर्स हैं वो हमारे 12 एक फ्लाइट में से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द जो यूजर है, फ्रॉम द यूजर कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले तो आप देख लीजिए किस टाइप की बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और विदाउट नोजिंग की बात कर रहा है, तो हमारी मिनिमम कितनी होगी 250 mm। अब ध्यान रखिए कि ये 150 हो नहीं सकता, 190 हो नहीं सकता, मिनिमम 250 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 250 से कम तो हो ही नहीं सकती, वी कैन नॉट अलाउ इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अगर हमारे पास 250 से ज्यादा अवेलेबल है तो वो है हमारी 300 mm। तो ये जो हो जाएगी ये हमारी डिजायरेबल हो जाएगी। तो जो अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा rather than 200, बिकॉज 250 से हम कम जा ही नहीं सकते रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। ठीक है, और 300 mm हमारी एक तरीके से डिजायरेबल हो जाएगी, जो यहाँ पे चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग्स ने कुछ कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, मैं आपको एलाबोरेट कर देता हूँ कि जो हमारा ईव्स है, ठीक है, उसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं। कुछ कोचिंग में बी ऑप्शन भी दिया है, सी भी दिया है, डी भी दिया है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर फिगर पे दिखाऊं एक रूफ का, तो हमारी ये जो लोअर एज है इंक्लाइंड रूफ की, दिस लोअर एज इज कॉल्ड हीप। ठीक है, और जो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है दो सरफेसेस का जो इंक्लिनेशन है, ये हमारा ट्राइंगुलर सरफेस है, ये सरफेस है, तो ये जो इंक्लाइंड पोर्शन बन रहा है ये हमारा कहलाता है हिप। और ये हमारे जो इंक्लाइंड फोर्सेस हैं इन्हें हम गेबल कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पर, तो जो लोअर एज ऑफ इंक्लाइंड रूफ सरफेस है ये हमारा ईव्स होगी। और रेफरेंस के तौर पे मैंने इंडियन स्टैंडर्ड 5119 1968 के वर्जन में ईव्स को डिफाइन किया है, जिसमें ईव्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, द लोअर पोर्शन ऑफ इंक्लाइंड रूफ, द लोअर, यही सेम चीज लिख रहा है, द लोअर एज ऑफ द इंक्लाइंड रूफ सरफेस, द लोअर पोर्शन ऑफ इंक्लाइंड रूफ प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द आउटर फेस ऑफ द वॉल। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी ही होगा, जो कि मैंने अपने सॉल्यूशंस में भी आपको एक्सप्लेन किया था। और अगर बाकी दोनों सरफेस देखेंगे तो जो स्लोप्ड ट्राइंगुलर सरफेस फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द रूफ होगा, तो ये हमारा कहलाता है गेबल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप इससे देख सकते हैं, द ट्राइंगुलर अपर पार्ट ऑफ द वॉल एट द एंड ऑफ द रिज रूफ। ये क्वेश्चन बेसिकली यहीं से सेट किया गया है। और जो रिज फॉर्म्ड, जो रिज बन रही है दो स्लोपिंग सरफेस के इंटरसेक्शन में, वो मैंने आपको बताया उसे क्या बोलते हैं, हिप बोलते हैं। यहाँ पर आप भी देख भी सकते हैं, यहाँ पर हिप की भी डेफिनेशन दी हुई है कोड के डेफिनेशन चैप्टर में, द एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू इंक्लाइंड रूफ सरफेसेस। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है ये हमारा हिप है, जो ऑप्शन बी है ये हमारा गेबल है। ठीक है, और जो लोअर एज है इंक्लाइंड रूफ सरफेसेस की, ठीक है, वो हमारी ईव्स होगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस मैं फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।